नारायण गुरु जी, मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं बीएसपी के संस्थापक मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूँ। साथ ही मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री एवं पूर्व सांसद आदरणीय बहन जी के नाम से लोकप्रिय बहन कुमारी मायावती जी को पूरे तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। साथियों, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मानवतावादी एवं आत्मसम्मान व स्वाभिमान के मूवमेंट को अपने आजीवन त्याग, तपस्या व कड़े संघर्ष के जरिए एक नई राजनीतिक ऊर्जा, शक्ति व पहचान दी है तथा उत्तर प्रदेश जैसे विशाल व महत्वपूर्ण राज्य में 4 बार अपनी पार्टी के बीएसपी के नेतृत्व में सरकार बनाकर खासकर बहुजन समाज के लिए एक ऐसी मिसाल बन चुकी है जिससे प्रेरणा लेकर करोड़ों लोग यहाँ सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक तरक्की के मिशनरी कार्य से जुड़ चुके हैं। इतना ही नहीं बल्कि मैं खुद भी उनके इस नेतृत्व से प्रभावित होकर बीएसपी मूवमेंट से जुड़ा हूं और उनके पद चिन्हों पर चलकर इस मिशनरी दायित्व व कर्तव्य को अपनी आखिरी सांस तक निभाने की पूरी कोशिश करता रहूंगा। साथियों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारे उत्तर प्रदेश में पिछले 10 साल से भाजपा सत्ता में आसीन है। इन लोगों ने पिछले 10 सालों में हमें सिर्फ अपने विज्ञापनों से अपनी कमियों को छुपाने का काम किया है। साथियों, उन्होंने विज्ञापन दिया विकसित उत्तर प्रदेश का, उन्होंने विज्ञापन दिया एक शिक्षित उत्तर प्रदेश का, उन्होंने विज्ञापन दिया एक सुरक्षित उत्तर प्रदेश का। मैं बीजेपी की सरकार की कमियां गिनवाने नहीं आया हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों की समस्याएं इस मंच से आप सबके बीच में रखना चाहता हूं। साथियों, पिछले 10 सालों में 7,000 करोड़, साथियों 7,000 करोड़ से ज्यादा आपके टैक्स के पैसों से इस बीजेपी की सरकार ने अपनी नाकामियां छुपाई हैं। हमारी माताएं बहनें जो बैठी हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग जो बैठे हैं, मेरे युवा साथी, आप सबको समझना होगा कि भाजपा ने पिछले 10 सालों में यहां आपके टैक्स के पैसों से अपनी कमियां छुपाने का काम किया है और कुछ करोड़ रुपए नहीं, 7,000 करोड़ रुपए, 7,000 करोड़ अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए उनके पास पैसे हैं। पर झांसी के सरकारी अस्पताल में जो 10 से ज्यादा बच्चे जल के मौत की घाट उतर गए, उनके लिए इनके पास सिर्फ अफसोस करने के अलावा और कुछ नहीं। 7,000 करोड़ अपनी कमियां छुपा सकते हैं, पर झांसी में जो अस्पताल में 10 से ज्यादा बच्चे, नन्हे शिशु जो जलकर मर गए, उनके लिए सिर्फ अफसोस कर सकते हैं। 7,000 करोड़ के अपनी कमियां छुपाने के लिए एडवर्टाइजमेंट जरूर कर सकते हैं, पर 4 लाख से ज्यादा जो सरकारी पद इनके खाली पड़े हैं, उनको भरने के लिए इनके पास पैसे नहीं। 7,000 करोड़ आपका टैक्स का पैसा एडवर्टाइजमेंट में खर्चा
बट आपके बच्चों को नौकरी नहीं दी गई। साथियों, पिछले 10 सालों में 10 से ज्यादा नेशनल एग्जामिनेशन के पेपर लीक हुए। 7,000 करोड़ रुपए खर्च तो दिए अपने एडवर्टीजमेंट में, परंतु अगर उसमें से कुछ पैसे अपने बच्चों के एग्जामिनेशन में लगा देते तो शायद आज यहाँ पे काफी सारे बच्चे वो एग्जामिनेशन पास कर सरकारी नौकरियों में लगे होंगे। साथियों, ये 7,000 करोड़ का कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। बीजेपी पिछले 10 सालों में न या हमारी माताओं, हमारी बहनों को सुरक्षित रख पाई, न ही हमारे युवाओं को नौकरी दे पाई, और न ही हमारे लोगों के बच्चों को शिक्षा दे पाई। साथियों, आप लोगों को भाजपा की सरकार और उनके नेताओं की असलियत जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि विधानसभा के आम चुनाव सर पर है और ये लोग फिर से आप लोगों के बीच में झूठे मोटे वादे लेकर आएंगे, फर्जी मैनिफेस्टो दिखाएंगे और आपसे वोट मांगने का काम करेंगे। परंतु साथियों, इस बारी आपको यूं ही आंख मीच कर इनकी बातों पर विश्वास नहीं करना। 10 साल बहुत लंबा समय होता है। 7,000 करोड़ सिर्फ अपनी कमियां छुपाने के लिए बहुत बड़ी रकम होती है। साथियों, पिछले 10 साल का हिसाब अब हम इस विधानसभा में इनसे मांगने वाले हैं। पिछले 10 साल की भाजपा की सरकार की हकीकत मैं आप लोगों के बीच में रखता हूं। साथियों, अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो भी भाजपा की यूपी की सरकार अव्वल नंबर पे रही हत्याओं के मामले में। पिछले 10 सालों में यहां पर पूरे देश भर में यूपी में सबसे ज्यादा हत्याएं रिपोर्ट होती रही और यहां पर भाजपा की सरकार के मुख्यमंत्री अपने आप को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बताते रहे। यहां पर कानून का राज का ढिंढोरा पीटते रहे, जबकि उनकी नाक के नीचे उनके प्रदेश में पूरे देश भर में सबसे ज्यादा हत्याएं होती रही। महिलाओं के खिलाफ अपराध, साथियों, हर साल 3,000 से ज्यादा हत्याएं होती रही और 65,000 से ज्यादा हमारे माताएं बहनों के खिलाफ अपराध होते रहे। और यहाँ पर पुलिस हम आप सबकी शक्ल देखती रह गई। साथियों, उत्तर प्रदेश की सरकार ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के मामले में हर साल 10,000 से ज्यादा किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, रैकेटियरिंग के केस दर्ज करती है। अब ये मैं अपने आप से आंकड़े नहीं बना रहा, ये सरकार की NCRB का डेटा है। साथियों, क्या ऐसी कोई सरकार को आप दोबारा मौका देना चाहोगे जिनके यहाँ नाक के नीचे रिकॉर्ड दर हत्याएं होती रही, 65,000 से ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, 10,000 से ज्यादा किडनैपिंग और रैकेटियरिंग के केस? साथियों, ये तो वो है जो दर्ज हो पाए। और आप सब जानते हैं कि पुलिस कितना कोशिश करती है सरकार के दबाव में आके कि आप लोगों की FIR ना दर्ज हो सके। साथियों, आप इन आंकड़ों को हल्के में मत लेना, क्योंकि हर एक आंकड़े के पीछे किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की माँ, तो किसी की पिता या दोस्त का चेहरा होगा। साथियों, मैं सरकार आपके अपने आप को इनकाउंटर की सरकार या बाबा की सरकार पे बताती है, तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये इनकाउंटर या बाबा की सरकार, जिससे बहुत अपने आप को फेमस किया जा रहा है, क्या यहाँ पर कानून का राज है या फिर पुलिस की आड़ में गुंडों का राज? क्या यहाँ पर सरकार में पुलिस का राज है या फिर पुलिस की आड़ में गुंडों का राज? क्या ऐसी सरकार को दोबारा मौका देंगे आप? साथियों, ये वही समय है
5 साल में हर बारी एक बार आता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की देन है कि आपको फिर से सरकार मौका दे रही है। ये संविधान आपको मौका दे रहा है कि इस सरकार को बदलने का, अपने भविष्य को बदलने का, अपनी माताओं बहनों को सुरक्षित करने का, अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य देने का इस बारी मौका मत छोड़िएगा। हाथी के सामने वाला बटन दबाकर इस कमल को कीचड़ से खिंचाड़ फेंक देगा। साथियों, दूसरा बहुत बड़ा मुद्दा सुरक्षा के बाद आता है हमारे बच्चों की शिक्षा का। पर यहाँ पर भी भाजपा की सरकार आपको बहुत बड़े बड़े पोस्टर लगाकर बताना चाहेगी कि उन्होंने किस तरह शिक्षा के क्षेत्र में नए नए झंडे गाड़े, परंतु इनकी हकीकत मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहूंगा। साथियों, पिछले 10 सालों में इन्होंने नए स्कूल तो छोड़ो, पिछले 10 सालों में 25,000 से ज्यादा यहाँ के आपके प्रदेश में स्कूल बंद करने का काम किया है। 25,000 से ज्यादा स्कूल बंद किए, जहाँ पर हमारे जैसे बच्चों के, हमारे जैसे समाज के बच्चों के, हमारे समाज के लोग को बच्चे पढ़ने जाते हैं। बड़े लोग, घटा सेठ के लोग प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा सकते हैं, पर आपके गांव में जो सरकारी स्कूल है, मैं जानता हूं कि हमारे आधे से ज्यादा प्रदेश के लिए वही एक जगह है जहां पे शिक्षा हमारे बच्चों को मिलती है, और वो भी इस सरकार ने छीनने का काम किया। 25,000 से ज्यादा स्कूल बंद किए। और अगर आप इनसे सवाल पूछेंगे, जब ये आप लोगों के बीच में वोट मांगने आएंगे, आप इनसे पूछेंगे कि भाई तुमने 25,000 स्कूल बंद क्यों किए, तो ये पलट कर एक ही जवाब देंगे कि भाई हमारे पास शिक्षक नहीं है पढ़ाने के लिए, स्कूल में चलाने के लिए पैसा नहीं है, हम कैसे तुम्हारे बच्चों को पढ़ाएं। परंतु साथियों, उनको पलट कर सिर्फ एक ही जवाब देना, तुम्हारे पास 7,000 करोड़ है अपना बिलबोर्ड, अपना ऐड लगाने के लिए, और मेरे बच्चे की जब शिक्षा की बात होती है तो तुम्हारे पास पैसे नहीं उसे पढ़ाने के लिए। साथियों, दूसरा इनको जवाब देना, जब ये बोले कि हमारे पास पैसे नहीं है शिक्षक रखने के लिए, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है शिक्षक रखने के लिए, तो 1.5 लाख से ज्यादा सरकारी पद जो शिक्षक के हैं वो खाली क्यों है? क्यों तुमने वो वैकेंसी खोल रखी है? अगर खोल रखी है तो तुम्हारे पास पैसा है, तुमने बस भरा नहीं है। तुम जानबूझ के भर्ती नहीं करते, क्योंकि अगर भर्ती करी तो उनको जाके अपने हमारे समाज के बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। हमारे समाज के बच्चे अगर पढ़ गए तो अपने अधिकारों के लिए लड़ना खड़े हो जाएंगे, लड़ेंगे अपने अधिकारों के लिए। तो जैसे आपने देखा था अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में हमारी जनरेशन के बच्चे अपने अधिकारों के लिए लड़े, वैसे ही हमारे समाज के बच्चे प्रदेश के कोने कोने में चौराहे चौराहे पर इनसे सवाल करेंगे आरक्षण के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए और लॉ एंड ऑर्डर के लिए, रोजगार के लिए। तब इनके लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। साथियों, जो सरकार स्कूल बंद कर दे, जो सरकार आपके स्कूलों में पढ़ने वाले टीचरों की भर्ती ना करे, क्या वो सरकार लायक है आपके प्रदेश में सत्ता में रहने के लिए? तो साथियों, मैं फिर से कहूंगा, ये मौका मत गवाना। मैं फिर से कहूंगा, ये मौका मत गवाना। आदरणीय बहन जी ने सालों साल मेहनत की है, हमारे समाज को इस लायक किया कि हम इस मंच पर खड़े होकर ये भाषण दे सके, ये अपनी बातें रख सके, अपने समाज की आवाज उठा सके। तो साथियों, इस 5 साल के बाद जो हमें ये मौका मिला है, इसे गंवाना नहीं, अपना वोट जरूर डालने जाना और इस बारी हाथी के सामने बटन दबाकर इस कमल को जड़ से उखाड़ने का काम करना। साथियों, इसी भाजपा की सरकार के चलते हमारे समाज के साथ साथ सर्व समाज के बच्चे जो किसी तरह पढ़ लिख कर वर्कफोर्स में घुस भी गए,
तो आज हम सब जानते हैं कि उनके लिए नौकरियां नहीं है। ये प्रदेश आंकड़ों को घुमाने में बहुत नंबर 1 है। अगर आप ऑफिशियल डेटा देखोगे तो ये कहेंगे कि सिर्फ 1.5% अनएम्प्लॉयमेंट है, सिर्फ 1.5% अनएम्प्लॉयमेंट है। और इनके हिसाब से अगर कोई हफ्ते में एक दिन पकौड़े भी तल ले, एक दिन रेड़ी भी लगा ले, तो वो भी रोजगार में गिना जाता है। मैं अपनी माताएं बहनों से पूछना चाहूंगा, मैं अपने बड़े बुजुर्गों से पूछना चाहूंगा, क्या आपने अपने बच्चों को इसलिए पला बढ़ा के, पढ़ा लिखा के, दिन रात मेहनत करके उन्हें इतना बड़ा इसलिए किया कि हफ्ते में एक दिन वो पकौड़े तले, एक दिन वो रेड़ी लगाए और सरकार उन्हें रोजगार मांग ले? बताइए साथियों, क्या ये रोजगार है? हफ्ते में एक दिन काम करना अपनी मर्जी से, अपनी मजबूरी में, क्या वो रोजगार कहलाता है? ये सरकार का नया तरीका है हमारे समाज को बेवकूफ बनाने का, हमारे समाज की आंखों में धूल झोंकने का। साथियों, हमारे समाज के 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, बल्कि जबकि 13 लाख से ज्यादा सरकारी पद आज भी खाली पड़े हैं। अगर ये चाहें तो ये सारे के सारे 13 लाख सरकारी पद भरकर सर्व समाज के बच्चों को रोजगार देने का काम कर सकते हैं, पर इनकी नीयत नहीं है, इनकी नीयत नहीं है हमारे बच्चों को रोजगार देने। तो साथियों, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि भाजपा की सरकार के दौरान हमारे बच्चों के स्कूल बंद कर दिए गए, भाजपा की सरकार के दौरान शिक्षकों की भर्ती रोक दी गई, भाजपा की सरकार के दौरान हमारे बच्चों के रोजगार छीन लिए गए, तो क्या मैं गलत हूं? क्या मैं गलत हूं? क्या आपके साथ गलत हुआ? क्या आपके साथ गलत हुआ? साथियों, अगर आपके साथ गलत हुआ तो इस बारी इस दर्द को अपने वोट में कन्वर्ट करके अपनी आदरणीय बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। साथियों, अब आते हैं इनके तीसरे सबसे बड़े मुद्दे पर, जिसमें ये कभी भी नहीं चूकते। ये कहते हैं कि एक विकसित उत्तर प्रदेश बनाने का काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट इनकी सेंटर स्ट्रैटेजी है। पर अगर साथियों, मैं पिछले कुछ समय की ही इनकी कमियां आप लोगों के बीच में रख दूं, तो शायद इनका नंगा सच आप सबके सामने आ जाए। श्री नितिन गडकरी जी ने बयान दिया था कि 2024 तक भारत की सारी सड़कें ये अमेरिका से बेहतर बना देंगे। एक तो मुझे समझ नहीं आता इनका ऑब्सेशन कि हम अमेरिका से बेहतर हो जाए। अमेरिका की असली हकीकत हालत देखेंगे तो बोलेंगे हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत ही बेहतर है। परंतु इन्होंने तो वादा कर दिया कि हम 2024 तक इतनी पक्की सड़कें बना देंगे, गांव-गांव में सड़कें खींच देंगे कि अमेरिका पीछे छूट जाएगा। तो हकीकत सुनते हैं, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे शुरू होने के 18 दिनों में ही 84 जगहों से ज्यादा उसमें धंस गया। 4,500 करोड़ से ज्यादा की लागत लगाई थी इन्होंने इस लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस को बनाने में। और कहते हैं, मैं तो बस कह रहा हूं जो मैंने पढ़ा है, कि भाजपा के सांसद के भाई की कंपनी थी वो। अब जरा कोई सवाल उठाए इस बात पर, क्यों आप मीडिया में इस पे बात नहीं होती? क्यों कोई नहीं पूछता कि देश का सबसे महंगा और सबसे बेकार एक्सप्रेसवे भाजपा के नेता के भाई ने बनाया है? क्या वहां पर करप्शन की बू नहीं आती आपको? पब्लिक का पैसा अब नहीं लुटा क्या? साथियों, ये आपके लिए है सवाल करना। अब आप इनसे सवाल जरूर कीजिएगा
कि कैसा बना है कानपुर लखनऊ का एक्सप्रेसवे। दूसरा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे।